कोविड के चलते काफ़ी ऐसे व्यक्ति थे जिनका बिजनेस व्यापार या तो पूरी तरीके से खत्म हो गया या बिजनेस व्यापार डाउन हो गया। उनकी जो गाड़ी है अब तक भी पटरी पर नहीं आई है। मतलब काफ़ी व्यक्तियों का बिजनेस व्यापार जो डाउन हुआ था या फिर खत्म हुआ था वो अभी भी पूरे तरीके से लय में नहीं आए हैं कि वो अपने बिजनेस को उस तरीके से जिस तरीके से पहले चल रहा था वो बेहतर कर सकें। हालांकि प्रयासरत हैं वो और बिजनेस मतलब कुछ लोगों का बेहतर भी हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से गाड़ी पटरी पर अभी नहीं आई है। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों को पता है कोविड के दौरान काफ़ी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बैंक और एनबीएफसी से लोन भी लिए थे। भाई जब व्यक्ति का बिजनेस व्यापार डाउन हो गया, सब कुछ ठप हो गया, तो जो लोन लिए थे बैंक और एनबीएफसी से वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गए। जब लोन डिफॉल्ट होना शुरू हुए तो बैंकों ने एनबीएफसीज ने लोगों के पीछे जो है वो रिकवरी एजेंसीज लगा दी। अब उन रिकवरी एजेंसीज का काम क्या होता था? लोगों को डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, उनके मान सम्मान को पूरी तरीके से खंडित करना। और बैंक और एनबीएफसी ने व्यक्तियों के ऊपर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट थोप दिया और बहुत सारी पेनल्टी जाकर के लगा दी। जब इस बात से काफ़ी लोग परेशान हो गए, चिंतित हो गए, लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो व्यक्ति पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से क्लियरली बताया गया कि भाई ये जो आप लोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये अभी एक प्राकृतिक आपदा आई है जिसके चलते ये परेशानियां आ रही हैं, आप इसको पूरी तरीके से ऐसा ना करें। जो आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं आप एक तो वो लगाना बंद कीजिए, और जो कस्टमर है आपका उसके ऊपर जो आप लोगों ने कुछ ऐसे चार्जेस लगा रखे हैं जो रीजनेबल नहीं है, आप उनको भी रिमूव कीजिए और व्यक्ति को आप मोरेटोरियम की सुविधा दीजिए। तो इस चीज़ को आरबीआई ने एक्सेप्ट किया और ये नियम लेकर के आया आरबीआई, और काफ़ी लोगों को ये सुविधाएं मिली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे तरीके से इस मामले को बहुत गहनता से देख रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा यार ये जो बैंक और एनबीएफसी हैं ये तो काफ़ी इलीगल कमाई कर रहे हैं। मानो किसी व्यक्ति की 1 या 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, उसने चेक बाउंस का चार्ज भी दे दिया, उसके ऊपर पेनल्टी भी लग गई, फिर उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह और लगा दी, फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा दिया। इस तरीके से तो व्यक्ति दलदल में फंसता जा रहा है। बैंक पूरे तरीके से ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, एनबीएफसी ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इससे क्या होगा? डिफॉल्टर्स की जो तादाद है वो इंक्रीज होगी, और बैंक नहीं चाहता कि डिफॉल्टर की तादाद जो है वो इंक्रीज हो। बैंक चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी ना आए, और जो बैंक और एनबीएफसीज में लोगों का पैसा है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। क्योंकि जब डिफॉल्ट लोन होंगे तो डिफॉल्टर्स भी लोग पूरे तरीके से बढ़ेंगे, और जब डिफॉल्टर्स बढ़ेंगे तो बैंकों का जो एनपीए रेशो है वो बढ़ेगा, और एनपीए रेशो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? बैंक की डूबने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि अभी बैंक ज्यादा कमाने के चक्कर में पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ये भी जो भी सिस्टम अपनाया जा रहा है ये गलत अपनाया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक पूरे तरीके से प्रेस रिलीज की गई, बताया गया कि देखिए ऐसा नियम लेकर के आया जा रहा है। जो ये बैंक ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, लोन डिफॉल्ट होने पर पेनल्टीज पर पेनल्टीज लगाते हैं, और जो पेनल्टीज हैं वो रीजनेबल प्राइस पर नहीं होती है, मतलब वो रीजनेबल नहीं होती हैं, तो उनको पूरे तरीके से अब बैंक और एनबीएफसी को नहीं लगाना होगा। हाँ, पेनल्टी लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेनल्टी पर ब्याज लगाना और पेनल्टी भी इतनी हाईएस्ट कर देना कि व्यक्ति पे ही ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल मत करो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नियम के बारे में बात की थी। अब मैंने भी उसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नियम लेकर के आ रहा है। तो काफी व्यक्तियों के अब मुझे कमेंट भी आए, ईमेल भी आए, और उस वीडियो पर मैक्सिमम कमेंट यही है, सर बैंक ने तो पूरे तरीके से, एनबीएफसी ने तो पूरे तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है। तो देखो, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ये जो लोग लगाते हैं लोन ईएमआई डिफॉल्ट होने में 1-2, तो देखिए अगर आप ओल्ड कस्टमर हैं, मतलब पहले से ही आपका कोई लोन चल रहा है, तो ये जो नियम है आपके लिए वो जून 2024 से लागू होगा, जैसा कि मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर बात की जाए जो न्यू कस्टमर हैं जिन्होंने अभी लोन लिया है हाल ही के कुछ दिनों में, मतलब अप्रैल में लोन लिया है उन्होंने, तो उनके लिए बेटर बेस्ट है, उनके लिए नियम पूरे तरीके से लागू हो चुका है। अगर आपने फरवरी में लोन लिया है, जनवरी में लोन लिया है, तो देखिए अभी आपको इंतजार करना होगा
ये नियम जो है पूरी तरीके से आपके लिए जून से लागू हो जाएगा। तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस पहल को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। मेरा तो ये मानना है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो देखिए बैंक एनबीएफसी ने पूरी तरीके से आपको लूट रखा था, लेकिन आरबीआई ने आपकी पूरी तरीके से मौज कर दी है। आरबीआई ने इस नियम को ला करके आपको एक बड़ी राहत दी है और आरबीआई का हम लोगों को पूरी तरीके से शुक्रिया भी करना होगा। मैं जितना भी इस नियम से समझ पाया हूं, मैं यही समझ पाया हूं, मेरी जो खुद की सोच है वो यही है कि डिफॉल्टर्स की जो तादाद है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, डिफॉल्टर पूरे तरीके से डिक्रीज हो। तो आरबीआई इसी वजह से ऐसे रूल्स लेकर के आ रहा है, क्योंकि आरबीआई चीजों को समझ रहा है कि ये जो बैंक और एनबीएफसीज हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से ये लूटने का काम कर रहे हैं, उनके साथ में पूरी तरीके से फ्रॉड करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो केसेस देखने में आ रहे हैं, अगर बैंक और एनबीएफसी से कोई व्यक्ति लोन ले ले तो वो कर्ज की दलदल से निकलने के बजाय फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। इसका मेन रीजन जो मेरे को भी लगता है वो यही है, बैंक और एनबीएफसी की द्वारा ये जो हरकत की जा रही है, इलीगल चार्जेस व्यक्ति के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उनको जो प्रताड़ित कराया जा रहा है, डिफॉल्टर्स को इंक्रीज करने का यही सारा मामला है और कुछ नहीं है। इसी वजह से डिफॉल्टर बढ़ रहे हैं और डिफॉल्टर्स बढ़ना देश के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए नुकसानदायक है, आप सभी के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी में किसका पैसा होता है? बैंक और एनबीएफसी में आपका और हमारा पैसा होता है। आप जो भी इस सब पर सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं लगी है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना है आपको तो आपके पास में काफी ऑप्शंस है सुझाव देने का, जैसे आप हमें हमारी वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमें सुझाव दे सकते हैं, लिख सकते हैं, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमने एक पेड सर्विस शुरू कर रखी है। अगर आप बैंक और एनबीएफसी से प्रताड़ित है तो आप हमारी इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका नाम, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर हमें सेंड करना होगा और आपको बताना होगा कि आपको टेलीफोनिकली हमसे एडवाइस चाहिए। हालांकि हम कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, बट आपके केस के अकॉर्डिंगली हम जो भी बेटर एडवोकेट होता है हम उसके पास में आपका केस फॉरवर्ड कर देते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देता है और उसकी फी भी थोड़ा ज्यादा होती है। अगर लगता है ये केस हम ही शॉर्ट आउट कर देंगे तो फी कम होगी और आपको अच्छे तरीके से हम लोग प्रॉपर सलाह दे देंगे आपको करना क्या है। और दूसरी चीज आपको एक और बता दें हम, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं और आपको एडवोकेट की जरूरत है, आपका केस ज्यादा ही मामला बड़ा है, आपका केस ज्यादा ही सीरियस है, तो हम आपके क्षेत्र में तो ज्यादा एडवोकेट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। अभी फिलहाल हम दिल्ली एनसीआर में ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम प्रोवाइड करा देंगे। हाल है तो इतना इशू आपके साथ में होगा नहीं, छोटा मोटा इशू होगा उसको तो हम फोन पर ही शूट आउट कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ जरूर उठाइएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में हम लीगल एडवाइजर्स आपको प्रोवाइड करा सकें। हमारी वेबसाइट बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी, बट इसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। वहां से आप इजीली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।